हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्जाम दे चुके हैं उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। यदि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं आप, आज की सुपरफास्ट वीडियो में लगभग 40 क्वेश्चन आप यहाँ पर देखने वाले हो और 40 प्रश्न आपका MCQ है। कहने का मतलब सभी में 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चूज करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को पुश करेंगे, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको समय दूंगा, हो सकता है आप लोग सही आंसर कर पाएं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम कौन सा है। एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। राइट आंसर आपको बताना है बच्चा लोग, राइट आंसर इनमें से कौन सा है। तो भैया विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम किसने दिया? चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने सन 1785 में। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच के दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कूलाम का नियम है भैया विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आर दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य का बल परिवर्तित होता है। आर क्यू, आर स्क्वायर है, आर है, आर की पावर -1 है, आर की पावर -2 है। इसका आपको राइट आंसर बताना है। दो इलेक्ट्रॉन अर्थात दो आवेश, और दो आवेश से संबंधित किसने दिया? कूलाम ने दिया। कूलाम ने नियम क्या दिया? F बराबर 1/4πε0। दो इलेक्ट्रॉन यानी दोनों पर आवेश है तो Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि आर स्क्वायर ऊपर है तो हो नहीं सकता, जब ये ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों, यदि मैं कह दूं तो आर की पावर -2 हो जाएगा। तो बताओ बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आर की पावर -2। इसका रीजन भी बताते चलता हूं। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी बच्चा अभी तक टेलीग्राम में नहीं जुड़ा है, इससे मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम सी कोचिंग क्लासेस। वहां पे मैं जो भी वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता मैं वहां पर दे देता हूं। तो प्लीज आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन जरूर कर लें, अभी के अभी टेलीग्राम में ज्वाइन करें, है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाती है तो कणों के मध्य का बल कितना होगा? 1/4, आधा, दुगुना, 4 गुना होगा। 4 में से राइट आंसर देखो जरा। इसी क्वेश्चन से आवेशित कणों के मध्य दूरी आधी कर दें, देखो जरा, r के जगह r/2 का वर्ग कर दें तो 2 दूना 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी f से 4 गुना होगा। दिमाग लगाओ ना, r के जगह r/2 करें, वर्ग करें, 2 दूना 4, हर का हर ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई, तो 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 4 गुना हो जाता है। कितना गुना? 4 गुना हो जाता है। आज सभी प्रश्न लॉजिकल हैं, बिल्कुल आप अच्छे से समझना। यहाँ पे जितने भी 40 क्वेश्चन लगभग हैं, ठीक है। दो आवेश, एक माइक्रोकूलाम और दूसरा है 5 माइक्रोकूलाम, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात, ठीक है। अब देखो बल किस पर निर्भर करता है? बल का ये फार्मूला है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। दो आवेश हैं, एक Q1 और Q2, चाहे Q1 Q2 पर लगाए या Q2 Q1 पर लगाए, दोनों बलों का मान बराबर होगा। यानी मैं कह दूं यार इसमें है 1 में लग रहा है 2 के कारण, इसमें 2 में लग रहा है 1 के कारण, लेकिन दोनों बराबर होंगे परिमाण में, भले एक दूसरे के विपरीत हो जाए। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़े हो, जब अनुपात लगाओगे तो बराबर हो जाएगा, तो 1:1 आएगा। कितना आएगा? 1:1। देखो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, देखो जरा छांट लो ये 4 में से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो। विद्युत आवेश के एक समान गति से उत्पन्न होती है केवल विद्युत क्षेत्र होता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र। वैद्युत और चुंबकीय दोनों, ना तो विद्युत क्षेत्र ना ही चुंबकीय क्षेत्र। बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। विद्युत आवेश के एक समान गति से उत्पन्न होने वाला फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र केवल या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, ना तो इनमें से कोई नहीं। बताओ जरा। तो याद रखिएगा, जब एक समान आवेश गति करेगा तो उसमें वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक समान आवेशित गोलाकार चालक के भीतर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, जितनी सतह पर सभी बिंदुओं पर शून्य है।
तो जब आपका एक समान गोलाकार है, एक समान गोलाकार का मतलब ये है कि अंदर भैया कोई आवेश नहीं है। ये आपका गोला है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, मान के चलता हूं यहां पर प्लस क्यू आवेश है और अंदर कुछ है ही नहीं। तो अंदर जाने पर तीव्रता कितना होगा, घटेगा बढ़ेगा, सभी बिंदुओं पर शून्य। तो अंदर जाने पर ये जो अंदर है गोले के अंदर, यहाँ पर यदि बिंदु ले लें तो यहाँ पर तीव्रता जो होगी प्यारे बच्चों ये शून्य होगी। कितनी होगी, शून्य होगी, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं, और जहां आवेश नहीं वहां तीव्रता का अनुभव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न रहता है, इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं है, तो गति का पथ कैसा होगा। कहने का मतलब यहां पर देखो जरा, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। अब इसके अनुदिश इलेक्ट्रॉन ना आकर के इलेक्ट्रॉन ऐसा मुड़ गया, तो फिर इस इलेक्ट्रॉन का जो गति हो जाएगा है ना, पथ जो हो जाएगा परवलयाकार होगा। कैसा होगा भैया, परवलयाकार। कैसा होगा, यदि अनुदिश नहीं है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश नहीं है, तो फिर उसका पथ जो है परवलयाकार होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक वैद्युत द्विध्रुव पर जब एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है, एक वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी कब, कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा, 90 डिग्री होने पर होगा, या शून्य, या आपका 3π/4, 3π/2 है ना, π/2 90 और 9 × 27 270 डिग्री। तो क्या बोला है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें द्विध्रुव रखा जाता है, तो न्यूनतम स्थित न्यूनतम कब होगा भैया बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 का, तो जब हमारा 0 डिग्री होगा। कैसे, न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला माइनस कितना हो जाता है, पीई cos थीटा। जब थीटा का मान 0 डिग्री रखेंगे तो आएगा माइनस पीई, ऋणात्मक है इसलिए न्यूनतम कहलाएगा। ये आपके स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है माइनस पीई cos थीटा, माइनस पीई cos थीटा। न्यूनतम स्थित लाने के लिए हमारे पास 90 थीटा बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री, तभी तो cos 0 का मान 1 होगा, आंसर आ जाएगा माइनस पीई। ठीक है, तो शून्य होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षीय स्थिति में एक दिया गया आवेश वैद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा है, ठीक है, तो उस पर F बल कार्य करता है। यदि आवेश को दुगनी दूरी पर रखा जाता है तो उस पर बल कितना कार्य करेगा। अच्छी स्थिति की बात कर रहा है। अच्छी स्थिति भैया देखो जरा थोड़ा सा, अच्छी स्थिति पर कितना होता है, निरक्षी स्थिति पर कितना होता है, तो अच्छी स्थिति पर होता है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट और फिर आपका P/r³। अब बोला है r के जगह 2r कर दो। जब 2r कर दोगे तो हम यहाँ पर r के जगह, इस r के जगह 2r का क्यूब करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 1/8 एक्स्ट्रा आ जाएगा। आएगा कि नहीं, फिर से समझ लो। r के जगह 2r कर दो तो कितना हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, p है तो p 8r³ हो जाएगा। ये तो 1/8 जो एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब जितना F तो था ही, मतलब तीव्रता था ही, तीव्रता का 1/8 भाग आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर बल कितना हो जाएगा, F/8 है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति जूल, वोल्ट गुणे जूल, वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्ट मीटर है यहां पर और वोल्ट प्रति मीटर है। वोल्ट प्रति जूल है और वोल्ट गुणे जूल है। बताओ जरा, अब ये कब बता पाओगे, जब आपको फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला सर, E बराबर हमने बताया है आपको सिलेबस में V/D, और V का होता है वोल्ट और D यानी मीटर हो गया, तो वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जब आवेश को गति कराई जाती है यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य संपन्न होगा, बाह्य बल के द्वारा ऊर्जा का उपयोग होगा, वैद्युत क्षेत्र घट जाएगा, निकाय की ऊर्जा कम हो जाती है। अब आपको इतना तो पता है कि मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और इसके विपरीत हम आवेश से इलेक्ट्रॉन को ले जाना चाहते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उसके विपरीत ले जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को हम इधर ले जा रहे हैं या आवेश को हम इसके विपरीत ले जा रहे हैं, तो तीव्रता की दिशा ऐसी है भैया, ये आपका तीव्रता है, तो इसके विरुद्ध ले जा रहे हैं, तो हमें बाह्य बल द्वारा ऊर्जा का उपयोग करना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य बल द्वारा ऊर्जा का उपयोग होता है। चलो, एक समान आवेशित
खोखला गोलाकार कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? शून्य होगी, शून्य से कम, परंतु नियत केंद्र से दूरी के व्युत्क्रम उपरोक्त में से कोई नहीं। हमने कहा था आपको इसके पहले भी अभी एक क्वेश्चन में, यदि खोखला गोलाकार हो गया तो आवेश उसके पृष्ठ पर है, आवेश उसके पृष्ठ पर है, अंदर कुछ भी नहीं है भाई साहब। जब अंदर आवेश नहीं तो तीव्रता अंदर कुछ भी नहीं, यानी तीव्रता अंदर क्या हो जाएगा? शून्य। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इज द करेक्ट आंसर, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दो आवेश एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं, यदि दोनों के मध्य कांच का प्लेट रख दी जाती है तो दोनों के माध्यम का बल कितना होगा? अच्छा, माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे मैं एक फार्मूला बता दूं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि माध्यम है तो K, फिर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ऐसा होता है। इस K का बच्चा लोग बल के व्युत्क्रमानुपाती, F 1/K माध्यम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रख लो आप लोग। तो यदि दो आवेश हैं, इसके बीच यदि कांच का माध्यम रख दें तो व्युत्क्रम हो जाता है बल। व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, उल्टा यानी माध्यम रखने पर भैया घटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो जरा, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित कर दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। और एक चीज और कहना चाहूंगा प्लीज आप लोगों से कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद बच्चा लोग, प्लीज आप लोग एक बार अपने देश के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए जय हिंद का स्मरण करें और जय हिंद लिखें। कम हो जाती है बताओ, बढ़ जाती है, परिवर्तित रहती है? तो देखो, यदि साबुन का बुलबुला है, ऋण आवेश उसमें दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करें मतलब दूर जाएंगे, दूर जाने से बढ़ जाती है, दूर जाने से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चा लोग, ऋण वैद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होगी, वामवृत्ताकार, वृत्ताकार, दक्षिणावर्त, ठीक है, भीतर की ओर रेडियल, बाहर की ओर रेडियल। बताओ जरा, यहां पर मैं एक चीज यहां पर शेयर करूंगा, तब तक ऑप्शन करते जाओ आप। यदि ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस क्यू से बाहर की ओर जाती हैं, कहां तक जाती हैं बच्चा लोग? अनंत तक जाती हैं। कहां तक? अनंत तक। लेकिन माइनस क्यू आवेश में अनंत से अंदर की ओर आती हैं, अनंत से अंदर की ओर आती हैं, ठीक है। ऋण वैद्युत आवेश के चारों ओर बल रेखाएं होती है, बताओ जरा। तो भीतर से अंदर की ओर रेडिकल या रेडियल, कैसा होता है? रेडियल। चलो आगे देखो, वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी रेखा पर किसी बिंदु पर द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विभव किस प्रकार होगा? यहाँ पर विभव का चैप्टर नहीं है, एक क्वेश्चन विभव का लिख लिया हूं। ये जो अगला चैप्टर होगा विभव में, इसको मैं ऐड करूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करना। अभी फलस्वरूप यहाँ पर देखो, r दूरी पर विभव जो है 1/r³ के यहाँ पे है ना, यानी r के वर्ग के व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आगे मैं चर्चा करूंगा, आप इस पर फोकस ना करें, आगे मैं बिल्कुल इसके बारे में अगले चैप्टर में जब पूरा समझा दूंगा तब आपको ये ऑप्शन समझ में आएगा। दो आवेश एक निश्चित दूरी पर एक दूसरे है ना, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, चलो कोई बात नहीं, दोनों के मध्य एक पीतल की चादर रख दी जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? अच्छा, पीतल का जो चादर होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें विद्युत धारा बहेगी। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर Q1 है और यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर एक समतल चादर पीतल का रख दिया गया, तो जब इसमें आवेश का प्रवाह होगा ये आवेशित हो जाएगा, तो बताओ बढ़ेगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दो आवेश एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, है ना, और दोनों के मध्य एक पीतल की चादर रख दी जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 का भैया, ये आपका आवेशित हो जाता है तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। यदि कहीं अन्य माध्यम रख दें जो कुचालक होता, कांच रख देते तो फिर घटता, क्या होता? घट जाता, ठीक है। चलो, किसी आवेशित चालक के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी प्रकृति है? सदिश है, अदिश है? ना तो सदिश ना तो अदिश, कोई नहीं। बताओ सदिश या अदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी प्रकृति है भैया? सदिश या अदिश, ये बताना आपको। तो याद रखिएगा, जो तीव्रता है एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 19, अभी 50% पर पहुंचे हैं, ठीक है। अभी 19 नंबर में चल रहा है, 38 से ऊपर है। एक वैद्युत द्विध्रुव असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर आरोपित होगा बल एवं आघूर्ण होगा। आघूर्ण नहीं केवल बल होगा, बल नहीं केवल आघूर्ण होगा, बल और आघूर्ण दोनों होगा। क्या होगा भाई साहब?
तो इसमें बल एवं आघूर्ण होगा, आरोपित होता है, बल होता है और आघूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल आघूर्ण। ठीक है, चलो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। किसी पिंड को ऋणावेशित किया जा सकता है। कोई पिंड ऋणावेशित कब होगा? अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। याद रखिएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई खेल नहीं रखता। यहां पर ऋणावेश और धनावेश में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कोई भी पदार्थ ऋणावेशित हो रहा है मतलब वो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई पदार्थ धनावेशित हो रहा है मतलब किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पर पिंड को ऋणावेशित किया जाता है मतलब वो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, उस पदार्थ को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है? 1 कूलाम, 1 स्थैतिक कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, 12th एग्जाम में पूछा जाता है भैया, एमसीक्यू क्वेश्चन है, फटाफट करो आप। चलो जान दे दो इन प्रश्नों पर भाई साहब, एक एक क्वेश्चन करना, एक एक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भैया, जब कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो धनावेशित हो जाता है। क्यों? उसे प्रोटॉन दिए जाते हैं, प्रोटॉन हटाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं। याद रखो बच्चा लोग, कभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो खेल ही नहीं होता है धनावेश या ऋणावेश उत्पन्न होने पर। और मैंने कहा कि यदि धनावेश उत्पन्न हो रहा मतलब वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, यानी उससे इलेक्ट्रॉन हटाया गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन हटाए तभी कांच के छड़ पर कौन सा आवेश आ गया? धनावेश। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान, भैया प्रोटॉन रखा है और क्या रखा है? इलेक्ट्रॉन रखा है, तो इनका जो अनुपात होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात में होगा। तो 23 नंबर का जो राइट आंसर है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात में होगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, जब धातु के गोले को धनावेश दिया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? धनावेश देना मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, इलेक्ट्रॉन की कमी होना। बताओ तो अपरिवर्तित रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा? कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, बताओ बच्चा लोग, बताओ क्या कहा गया कि जब धातु के गोले को धनावेश दिए मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जब इलेक्ट्रॉन निकला तो द्रव्यमान में क्या आई? कमी आई। द्रव्यमान में क्या आई? कमी आ गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, प्रति इकाई आवेश Q वाले अनंत लंबी नली पर उसकी अक्ष R दूरी पर वैद्युत तीव्रता होती है r² के अनुक्रमानुपाती, r³ के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r² के व्युत्क्रमानुपाती। अच्छा, ये चीज आपको कैसे पता चलेगा कि सर क्या है? तो मैं एक चीज यहां पर बताऊं, अनंत समतल चादर यानी अनंत लंबी चालक तार कारण तीव्रता होती है E = Q/2 πε0 r। तो 1/r है, यानी r के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? r के व्युत्क्रमानुपाती। देख लो जरा, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, r के व्युत्क्रमानुपाती। r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी आवेश Q के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 πε0 Q/r²। Q/r² कितना होता है तीव्रता? 1/4 πε0 Q/r²। तो यहां पर जो E है वो r² के व्युत्क्रम है कि नहीं है? यानी r के वर्ग के व्युत्क्रम है, r² के अनुक्रमानुपाती नहीं होगा। r² के व्युत्क्रमानुपाती ये हो सकता है, और देखो r पर निर्भर नहीं करता, ये गलत है। r के अनुक्रमानुपाती ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा बच्चे लोग? ये आपका होगा बी नंबर, r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये फार्मूले के ऊपर है, फार्मूला बन रहा है तो आप जिंदाबाद, आप हीरो हो। यदि फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर खत्म कहानी। स्थैतिक वैद्युत आवेश उत्पन्न की जाती है सिर्फ घर्षण द्वारा, सिर्फ प्रेरण द्वारा, घर्षण प्रेरण द्वारा, दोनों, रासायनिक क्रिया द्वारा। बताओ, स्थैतिक विद्युत उत्पन्न करते हैं किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं? तो घर्षण के द्वारा भी और प्रेरण के द्वारा भी वैद्युत क्षेत्रों या वैद्युत स्थैतिक वैद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। ताप बढ़ाने पर परावैद्युत स्थिरांक के का मान क्या होगा? ताप बढ़ाने पर परावैद्युत स्थिरांक का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, नियमित रूप से बदलता है। तो ताप बढ़ाने पर वैद्युत स्थिरांक भैया घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे देखो क्वेश्चन, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं, कभी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, हमेशा एक दूसरे के लंबवत होती हैं। लंबवत कभी हो सकती है नहीं, धनात्मक आवेश पर समाप्त हो सकती है। वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बच्चा लोग धनावेश से निकलता है, धनावेश पे तो समाप्त ही नहीं हो सकता, धनावेश से तो निकलता है तो धनावेश में समाप्त ही नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कभी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन को ध्यान दो, यहां पर विद्युत द्विध्रुव को निरक्षी रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के कैसी होगी, समांतर होगी, लंबवत होगी, विपरीत दिशा में होगी, साथ संबंधित नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी रेखा पर, निरक्षी मतलब अक्ष के लंबवत स्थित पर कोई बिंदु है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की कैसी होगी भाई साहब, तो विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, कैसी होगी, विपरीत दिशा में होगी। ये आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहता है? एकांक आवेश पर लगने वाला बल। और एक ई बराबर ए भी होता है V/D, लेकिन यहां पर ये बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जिससे बन रहा है वो तो यार चुटकी में कर लिया, उसे बताने की जरूरत ही नहीं। तो न्यूटन प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान कितना होता है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये आपका हो नहीं सकता, क्योंकि भैया एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन पूछा है। कुछ बच्चे इस प्रश्न पर बहुत ज्यादा डाउट होंगे, क्योंकि बोलेंगे सर ये होगा 1.6 × 10⁻19। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों माइनस में होना चाहिए, प्लस में है, और ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, लेकिन पूछा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 होती है। ओके बच्चा लोग, आगे देखो, गाउस प्रमेय के अनुसार अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई, अभी बेलनाकार आप यहां पर अनुप्रयोग पढ़ोगे गाउस का, उसमें बेलनाकार में पढ़ोगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक है, वेबर है, न्यूटन प्रति कूलाम है, वोल्ट मीटर है, जूल प्रति कूलाम है। ठीक है, कौन सा भैया सही आंसर हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम या वेबर या वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट इसका आप एसआई पद्धति में कर दोगे, डायरेक्ट तो नहीं होगा, इसको फिर आगे सॉल्व करोगे, मात्रक को मात्रक में ही कन्वर्ट करोगे, तो आएगा जूल प्रति कूलाम। क्या आ जाएगा? जूल प्रति कूलाम। जब किसी द्विध्रुव P को समरूप विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है तो अधिकतम बल आघूर्ण P व E के मध्य कोण कितना होगा? देखो, न्यूनतम के लिए मैंने अभी बताया था स्थितिज ऊर्जा, यहां पर बल आघूर्ण है तो बल आघूर्ण माइनस मत लगाओ। ठीक है, सिंपल है। तो बच्चा लोग यहां पर P और E, अब ये कब बनेगा आप लोगों से मैं अभी एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट फार्मूला 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं, टेलीग्राम में जुड़ जाओ, 1 साल पूरे आपके विधिवत पढ़ाई कराई जाएगी। शिव कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम में आपको सर्च कर लेना है, या कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। तो कितना डिग्री होना चाहिए मध्य कोण भाई साहब? अधिकतम मान के लिए कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। साइन के फॉर्मेट में होता है ना, PE साइन थीटा के रूप में होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। देख लेना थोड़ा सा, बल आघूर्ण साइन के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा कॉस के फॉर्मेट में होती है। गाउस के नियम लागू नहीं होते, किसके लिए लागू नहीं होता? चुंबकीय एकल ध्रुव, इसमें भी नहीं लागू होता। व्युत्क्रम, ठीक है, सत्य नहीं, ये भी नहीं भैया। प्रकाश के वेग का सर्वाधिक नियतांक नहीं, ये किसी में लागू नहीं होता, केवल एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, समय दे रहा हूं अगला क्वेश्चन के लिए भाई साहब। यदि एक गोलीय चालक किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलता हुआ है तो पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? बताओ जरा, ये 4 ऑप्शन में राइट बताना है। तो भाई आपको पता है कि ये गाउस का प्रमेय है, Q/ε0। तो पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश, पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश है ना, बताओ जरा, 1/ε0 होना चाहिए। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अरे सबको बताया सर, पृष्ठ के द्वारा घेरा गया आवेश Q/ε0, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो क्या होता है? कांच पर धनावेश आएगा तो कांच का इलेक्ट्रॉन सिल्क पर जाएगा।
कांच का इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा? सिल पर जाएगा। तो सिल को कोई इलेक्ट्रॉन देगा कौन? कांच। ठीक है बच्चा लोग, तो इस प्रकार से 38 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 2 क्वेश्चन तोहफे में, आप खुद कर लेना। 40 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, यहां पर 38 क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के 40 क्वेश्चन से भी कम नहीं, क्योंकि बीच बीच में और क्वेश्चन मैं ऐड कर देता हूं, आपको समझा देता हूं। देखिए आपके टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोग आज इस क्लास को अच्छे तरीके से आनंद के साथ पढ़ाई किए होंगे, समझे होंगे। नोट्स बना लीजिए, टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना, ताकि आप लोगों को ऐसे में ऑब्जेक्टिव सहित फोटो वहां पे शेयर कर दूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके बच्चा लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट बॉक्स में जय हिंद छापना ना भूलें। जय हिंद अपने देश के प्रेम के प्रति, अपने देश में कितना प्रेम करें, अपने देश के प्रति कितना आप सजग हो, इसलिए जय हिंद बोलना ना भूलें। ओके बच्चा लोग, जय हिंद।